हे गाइस, आई एम बैक। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मोहम्मद बिन गाजी मकराना के रास्ते से इंडिया में एंटर होता है। इंडिया में एंटर होने के 4 रास्ते थे जिन्हें हमने डिटेल में पढ़ा था। तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ फेयर्स बैटल द सिटी फेल एंड काजी ऑर्डर 3 days ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस। यानी कि इतने बड़े भीषण युद्ध के बाद मोहम्मद बिन गाजी डिसाइड करते हैं कि वो 3 दिन का डिस्ट्रैक्शन एंड वायलेंस करेंगे, मतलब आतंक फैलाएंगे, उद्यम मचाएंगे। तो उन्होंने वही किया। तो वो 3 दिन तक उन्होंने क्या इवेंट किए थे उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट की इवेंट्स ड्यूरिंग द 3 days। लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूशंस ऑफ नॉन मुस्लिम मैंस। मतलब कि काजिन जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं कि जो भी मैन अडल्ट है या 70 ईयर से ऊपर है और वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। ये मोहम्मद बिन काजी का ऑर्डर था। और उन्होंने 3 डे के जो इवेंट हुआ था उसमें एक तो ये चीज़ की थी, और जो वुमेन्स और चिल्ड्रंस थे उनके लिए उन्होंने ये किया, इनस्लेवमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर कैप्चर टेकन प्रिजनरी एंड मेड स्लेव। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को और उन औरतों को उन्होंने 3 दिन तक गुलाम बना के रखा। 3 दिन तक उनसे मजदूरी करवाई, 3 दिन तक उन्हें गुलाम बना के रखा जब तक वो लूट कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे वहाँ पर। अब ये जो लूटपाट होता है वो 3 दिन तक चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। और इसमें काफ़ी सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, काफ़ी सारे ऐसी लूटपाट करके तहस नहस कर दिया जाता है उस जगह को। और वहाँ के जो अरब शोल्जर्स होते हैं वो परमानेंटली सेटल हो जाते हैं उस सिटी के अंदर। अब क्या होता है, 3 दिन तक वो अटैक होने के बाद मोहम्मद बिन गाजी ने मुल्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। द अटैक एंड कैप्चर ऑफ मुल्तान 730 AD। आफ्टर कॉन्करिंग देवाल, रौर एंड अरोर इन सिंध, मोहम्मद बिन गाजी marched northern along the Indus River toward Multan. At that time, Multan was an important economical religious center ruled by Gaurav or Kakshi, a relative of Raja Dahi। यानी कि मोहम्मद बिन काजी ने सोचा, उन्होंने जब जवाल रॉर और आरोस को सिंध में कैप्चर किया उसके बाद वो इंडस रिवर के किनारे किनारे या सिंध नदी के किनारे किनारे होते हुए मुल्तान पहुँचे। वहाँ जाकर मुल्तान उस समय पे इकोनॉमिकली और रिलीजियसली सेंटर था, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने मुल्तान को कब्जा करने की कोशिश की। और वहाँ के राजा जो थे गौरव और कास्की, वो राजा दाहिर के रिलेटिव थे। Now we're talking about key events during the attack. The siege of the fort। मतलब क्या होता है, अब जो मोहम्मद बिन काजी है वो मुल्तान आ तो चुके थे, लेकिन मुल्तान पे कब्जा करने के लिए जो मुल्तान के चारों ओर एक बड़ी बड़ी दीवारों का ऐसे प्रोटेक्शन लगा हुआ था उसको तोड़ना ज़रूरी था। तो मतलब मुल्तान अपनी सेफ्टी के ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी फोर्टिफाइड सिटी थी। इसमें लिखा भी है, काजी फोर्स सराउंडेड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ मुल्तान। The local force resisted heavily of resisted heavily for 2 months, making it difficult for the Arab army to break through the strong city walls। यानी कि जो वहाँ की जो मतलब उन्होंने दीवार जो वॉल्स बनाई थी, प्रोटेक्शन थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी थी, मतलब सुरक्षित थी। तो जो अरब की आर्मी थी उसे ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी ताकि वो अंदर घुस सके। बट अरब आर्मी ब्रेक थ्रू द स्ट्रॉन्ग सिटी वॉल्स। यानी कि वो मतलब आर्मी जो होती है उसे कोशिश करती है तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती है। तो अब मोहम्मद बिन गाजी ने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया। उसने उसे वही देश का मतलब मुल्तान का ही एक आदमी था, उसने मोहम्मद बिन गाजी को जाकर ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि सिटी में वाटर सप्लाई कहाँ से होती है और वो सिटी के लिए कितनी ज़रूरी है। तो उस वाटर सप्लाई को मोहम्मद बिन गाजी ने बंद करा दिया ताकि वहाँ के लोग भूख प्यास से मर जाए। यही हुआ, वहाँ के लोग भूख प्यास से मर गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। यही लिखा है, कटिंग ऑफ द वाटर सप्लाई। द टर्निंग पॉइंट केम व्हेन लोकल इन्फॉर्मर revealed the secret source of the city water supply, a canal feeding the fort. Qazi ordered his soldiers to cut off their water sources, forcing the city to surrender due to extreme thirst and fatigue। मोहम्मद बिन गाजी ने मुल्तान को भी अपने कब्जे में ले ही लिया, क्योंकि मुल्तान भी भूख प्यास से तड़प रहे थे।
इसलिए उन्होंने हार मानकर सरेंडर कर दिया। फिर मैसिव लूटिंग इन सिटी ऑफ गोल्ड। ओपन एक्सट्रीम द सिटी, काजी डिस्कवर अ वेस्ट ट्रेजर चैम्बर फिल्ड विद गोल्ड इनसाइड अ मेजर सन टेम्पल। अब क्या होता है, जब वो मुल्तान के अंदर जाते हैं, मुल्तान को कैप्चर कर चुके थे, तो उन्हें एक सन टेम्पल के अंदर काफ़ी बड़ा ऐसा कमरा मिलता है जिसके अंदर काफ़ी सारा सोना मिलता है। उन्हें बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ गोल्ड कैप्चर फ्रॉम मुल्तान, द अरब नेम इट्स सिटी ऑफ गोल्ड। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना उन्हें वहाँ से प्राप्त हुआ, तो इस वजह से अरब्स ने उस जगह का नाम सिटी ऑफ गोल्ड रख दिया, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा सोना मिला था। अब क्या होता है, जो सेम पहले वाले वॉर की तरह ही होता है। अब मुल्तान वाले भी कुछ हिंदू लोग थे जो नहीं मान रहे थे, उनको अपना वो गुलाम नहीं बनना चाहते थे। तो जो अरब्स के लोग थे उन्होंने उन पे जजिया नाम का कर्ज़ लगाया और उनको बोला कि आपके ऊपर जजिया का कर्ज़ लगेगा, और सेम वही चीज़ें और वही सारी बेरहमी करी जो कि पहले वॉर में उन्होंने करी थी जब वो सिंध पे आक्रमण कर रहे थे। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन काजी ने एक कॉइन चलाया जिस कॉइन के एक साइड पे अरब लैंग्वेज थी और दूसरी साइड पे संस्कृत लैंग्वेज लिखवाई, ताकि वहाँ के लोग और खुद अरब के लोग दोनों उस कॉइन को समझ सके। मोहम्मद बिन कासी ने आखिर रूल कैसे किया? अब वो इतनी जगह को कॉन्कर तो कर चुका था, अब वहाँ पर रूल करना भी तो था। तो उसने क्या क्या किया, उसने रिलीजियस फ्रीडम रखा जिसे धिम्मी स्टेटस कहा गया, यानी ही अलाउ टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट टू फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजियस। उन्होंने हिंदू और बुद्धिस्ट को फ्रीली प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया। फ्रीली मतलब वो अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, मतलब वो कोई भी उन पे ऐसा तरीके का मारपीट नहीं करेंगे। उन्हें अलाउ कर दिया हिंदुओं को पूजा करने के लिए, और उन्हें ही डिक्लेयर दैम थीम्स, यानी थीम्स का नाम उन्हें दे दिया। प्रोटेक्ट मतलब जो थीम्स वो होते थे जो नॉन मुस्लिम में आते थे, इन शॉर्ट हिंदू लोग, ठीक है। एंड ग्रैंड और उन्होंने उन्हें ये भी गारंटी दी कि वो उनके टेम्पल्स की टेम्पल्स की उनकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। बट बदले में हिंदुओं से सिर्फ जजिया टैक्स लिया जाता था, ताकि वो सब वहाँ पर आराम से रह सके और अरब्स मतलब जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो और हिंदुओं को भी दिक्कत ना हो। इसलिए हिंदुओं से जजिया नाम का टैक्स लेने लग गया मोहम्मद बिन कासी, ताकि वो उसके टेम्पल, उसकी प्रॉपर्टी और उनके धर्म को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचाए। कि मोहम्मद बिन कासी ने किस किस तरीके के टैक्स लिए थे। नॉन मुस्लिम पेड अ टैक्स कॉल्ड जजिया इंस्टेंट ऑफ ज्वाइनिंग द मिलिट्री। हिंदू के काफ़ी ऐसे लोग थे जो मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, उनके ऊपर भी जजिया टैक्स लगा। मतलब उनको अगर मिलिट्री ज्वाइन नहीं करनी है तो उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ता। वैसे कोई फोर्सेबल नहीं था कि उन्हें मिलिट्री ज्वाइन ही करनी है, बट अगर वो मिलिट्री में होते हैं और उन्हें अपनी जान बचानी है, क्योंकि मिलिट्री में ऑब्वियसली जान का खतरा होता है, तो अगर उन्हें अपनी जान बचानी है और मिलिट्री में ज्वाइन नहीं होना है तो उन्हें जजिया नाम का टैक्स देना पड़ता था। और जो लैंड ओनर्स होते थे उनको खैराज नाम का टैक्स पे करना पड़ता था। एग्रीकल्चर टैक्स होता था जो लैंड ओनर्स पे लगता था उनको, उसके बदले में इन रिटर्न द स्टेट प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन। वो स्टेट उन्हें मुल्तान उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था कि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, सब कुछ उनका ध्यान रखा जाएगा, बस उन्हें बदले में खैराज देना होता था। यानी ये लैंड ओनर का टैक्स होता था जो इन्हें मुल्तान के न्यू राजा और मोहम्मद बिन काजी को देना होता था। बारी आती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि ही डिड नॉट रिमूव लोकल लीडर्स, ब्राह्मण्स एंड लोकल ऑफिशियल्स केप्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एंड कलेक्ट टैक्स एज दे डिड बिफोर। यानी कि उनसे टैक्स लेने लग गए, लेकिन उनकी जॉब उनसे नहीं छीनी, वो अपनी जॉब पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, बस उनसे टैक्स वसूल करने लग गए। Protect of temples. He adopted a strict policy, no distraction and of religious place that surrendered peacefully. He treated major temple like Sun Temple of Multan with respect to keep the local people happy। यानी कि उन्होंने मंदिरों का भी उतना ही ध्यान रखा, मंदिर में भी शांति बनी रहे इसका पूरा ध्यान रखा। और जो सन टेम्पल जैसे टेम्पल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया ताकि वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं वो खुश रहे।
सारा काम किया था मोहम्मद बिन गाज़ी ने अपने समय पे, जब वो सिंध पर और मुल्तान पर अपना कब्ज़ा कॉन्कर कर मतलब अपना हक जमा कर गए थे। लेकिन उसके बाद वहाँ के खलीफा मतलब अरब के खलीफा ने उन्हें वापस बुला लिया था और वो वापस चले गए थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बस वो यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट नहीं हुए थे, सिर्फ वो लूट-पाट करने के लिए ही इंडिया आए थे, जो उन्होंने की और उसके बाद थोड़े दिनों तक रूल किया और उसके बाद थोड़े सालों तक रूल किया और उसके बाद वो अपने अरब वापस लौट गए। सो ये चीज़ तो यहाँ ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा जिसमें हम टर्किश इन्वेजन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे तुर्क के लोग इंडिया में आते हैं और इंडिया में आक्रमण करते हैं, इंडिया में रहते हैं, जिसमें हम मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक मोहम्मद बिन गाज़ी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट एंड क्लियर होता है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट में। आई मेक श्योर कि आपको मैं अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझाऊँ। और मेरा बस इतना ही है कि बच्चों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Key events during the 3 days. Let's we start. First point is executions of non-Muslim men. मतलब कि काजिन जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं कि जो भी मैन अडल्ट है या 70 ईयर्स से ऊपर है और वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता है, तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। ये मोहम्मद बिन गाज़ी का ऑर्डर था और उन्होंने 3 डे के जो इवेंट हुआ था उसमें एक तो ये चीज़ की थी। और जो वुमेन